हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस यूट्यूब क्लास के अंदर। आज से हम अपने यूट्यूब चैनल पर क्लास 12th के लिए एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम अगले 80 दिनों तक क्लास 12th की केमिस्ट्री को कवर करेंगे। डेली हम जो है हर चैप्टर से एक टॉपिक कवर कर रहे होंगे और इसी तरह से हम कंप्लीट चैप्टर को जो है कवर करेंगे। तो आज की शुरुआत जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्लास 12th के चैप्टर सॉल्यूशन से, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हम जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सबको कवर कर रहे होंगे वन बाय वन। उसके बाद हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे, जिसके अंदर आपको ये आइडिया हो जाएगा कि बोर्ड के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस जो है किस टॉपिक से आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आज के इस लेक्चर के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले होगा आपका इंट्रोडक्शन टू सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे कंसंट्रेशन टर्म के बारे में, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, ठीक, और मास एंड वॉल्यूम परसेंटेज। ये सभी टॉपिक्स आज की इस वीडियो में कवर करेंगे और इन दी एंड हम क्या करेंगे, उसमें कुछ क्वेश्चंस को भी जो है इंक्लूड करेंगे ताकि आपको टॉपिक का एक अच्छा ओवरव्यू मिल पाए। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है कि सॉल्यूशन असल में होता क्या है। तो सॉल्यूशन को आप ऐसे समझिए कि जब आप दो कंपोनेंट्स को या उससे ज़्यादा कंपोनेंट्स को एक साथ मिक्स करते हैं तो उससे बनने वाली जो चीज़ है उसको सॉल्यूशन कहा जाता है। अब सॉल्यूशन के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स का मतलब क्या हुआ, जिसमें से एक को हम क्या कहते हैं, सोल्यूट बोलते हैं, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, सोलवेंट बोलते हैं। सोल्यूट असल में जो होता है उसको हम ये मानते हैं कि वो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर स्मॉल अमाउंट में जो चीज़ प्रेजेंट है उसको सोल्यूट कहा जाता है, और जो चीज़ लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, सोलवेंट कहा जाता है। और जब किसी एक सोल्यूट और सोलवेंट से मिलकर जो मिक्सचर तैयार होता है उसको क्या कहा जाता है, सॉल्यूशन कहा जाता है। तो इस चैप्टर के अंदर जिस सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे होंगे, असल में सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, होमोजीनस और हीट्रोजीनस, जिसमें से हम केवल होमोजीनस सॉल्यूशन के बारे में आज के वीडियो में जो है चर्चा करेंगे। तो होमोजीनस मतलब क्या होता है, होमोजीनस का मतलब होता है जिसके अंदर यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती हो। यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ, यानी कि जब आप सोल्यूट और सोलवेंट को आपस में मिक्स करते हैं तो सोल्यूट कंप्लीट सोलवेंट के अंदर जो है यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए, कंप्लीटली मिक्स हो जाए। जैसे कि मान लीजिए आपने क्या किया, सोल्ट और वाटर को आपस में मिक्स किया, तो जब सोल्ट को वाटर के अंदर डालेंगे तो सोल्ट जो होगा वो कंप्लीटली जो है डिजोल्व हो जाएगा इसके अंदर, सोलवेंट यानी वाटर के अंदर, और इससे क्या तैयार होगा, एक होमोजीनस सॉल्यूशन तैयार होगा। होमोजीनस सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें आप सोल्यूट के पार्टिकल को नहीं देख सकते और क्योंकि वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, हम होमोजीनस सॉल्यूशन बोलते हैं। तो आई थिंक आपको आइडिया हो गया होगा। अब मैंने इसमें बात करी है सोल्यूट और सोलवेंट की, सोल्यूट और सोलवेंट। अब सोल्यूट और सोलवेंट के नंबर कितने लिए हैं आपने, उसके हिसाब से सॉल्यूशन की क्लासिफिकेशन हम करेंगे। मान लीजिए किसी भी सॉल्यूशन के अंदर आपने क्या किया, एक सोल्यूट लिया है और प्लस उसमें एक सोलवेंट आपने लिया है। तो जब किसी एक सोल्यूट और एक सोलवेंट को मिलाते हैं तो इससे बनता है बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बनता है, बाइनरी सॉल्यूशन। अगर आपने इसी तरीके से तीन कंपोनेंट को आपस में मिक्स किया है तो उसको हम क्या बोलेंगे, टर्नरी सॉल्यूशन बोलेंगे, और चार कंपोनेंट के इससे बना हुआ जो सॉल्यूशन होगा उसको क्या कहेंगे, क्वाटरनरी सॉल्यूशन कहा जाता है। तो आई थिंक आपको इसका आइडिया लग गया होगा। इस चैप्टर के अंदर जो हम चर्चा करेंगे केवल वो करेंगे बाइनरी सॉल्यूशंस के अंदर, जो हमारे सिलेबस का हिस्सा भी है। बाइनरी सॉल्यूशंस मतलब जिसमें आपने क्या किया, जो मिक्सचर तैयार किया, जो सॉल्यूशन तैयार किया, वो केवल किससे बना है, एक सोल्यूट और सोलवेंट से मिलकर जो सॉल्यूशन बना होता है उसको क्या कहते हैं, हम बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। अब बाइनरी सॉल्यूशन बेटा 9 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 9 टाइप्स के। इसमें से सबसे पहले आते हैं गैसियस सॉल्यूशन। अब गैसियस सॉल्यूशन किन को बोलेंगे हम, जिसमें जो सोलवेंट है वो हमेशा गैसियस फॉर्म में रहे, ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, गैसियस सॉल्यूशन कहा जाता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि जो सोल्यूट है वो गैस है, लिक्विड है या सॉलिड है, लेकिन सोलवेंट जो होगा वो हमेशा गैसियस फॉर्म में होगा, इसलिए इसको गैसियस सॉल्यूशन कहा जाता है। तो मान लीजिए आपने दो गैसेस को आपस में मिक्स किया, जिसमें से हमने एक को सोल्यूट दूसरे को सोलवेंट माना। जैसे कि मिक्सचर होता है किसका, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, तो ये एक गैसियस सॉल्यूशन बन गया। या आपने जो है लिक्विड लिया, इसमें क्लोरोफॉर्म, और नाइट्रोजन आपने गैस ली, तो ये क्या बन गया, लिक्विड गैसियस सॉल्यूशन तैयार हो गया। आपने इसी तरीके से अगर सॉलिड
कैम्फर ली और गैसियस फॉर्म में आपने नाइट्रोजन को लिया, इससे जो मिक्सचर तैयार होगा वो कैसा हो जाएगा, सॉलिड गैसियस सॉल्यूशन हो जाएगा। सेम तरीके से आप क्या बनाते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन बनाते हैं, जहाँ पर लिक्विड हमेशा सोलवेंट फेज में होता है और सोल्यूट को आप गैस, लिक्विड या सॉलिड ले सकते हैं। इससे जो है आप सॉल्यूशन तैयार करेंगे, जैसे कि ऑक्सीजन को आपने वाटर के अंदर डिजोल्व किया तो इससे क्या बन गया, गैसियस लिक्विड सॉल्यूशन। या दो लिक्विड्स को आपने मिक्स किया, जैसे कि इथेनॉल को आपने वाटर के अंदर ऐड कर दिया तो इससे क्या बना, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन तैयार हुआ। या ग्लूकोज को आपने वाटर के अंदर ऐड किया तो उससे क्या बन गया, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन तैयार हो गया। सेम तरीके से हम बनाते हैं सॉलिड सॉल्यूशंस, जिसमें सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड होगा और सोल्यूट को आप गैस, लिक्विड या सॉलिड ले सकते हैं। और इसी तरीके से हम जो है ये 3 तरह के सॉल्यूशन जो है यहाँ पर बना लेंगे। तो टोटल जो बाइनरी सॉल्यूशन है वो कितने हो गए, 9 टाइप्स के बाइनरी सॉल्यूशन हमारे पास में होते हैं, जिसमें से हम कुछ सॉल्यूशंस की जो है चर्चा करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके बाद की कंसंट्रेशन जो टर्म है वो असल में होती क्या है। सबसे पहली बात बता दूं आपको, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है। जब हम किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सोल्यूट को किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं तो उससे जो सॉल्यूशन बनता है उसे बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सपोज कीजिए आपने कुछ पर्टिकुलर अमाउंट में वाटर लिया, मान लीजिए मेरे पास 100 ml ऑफ वाटर है और आपने उसमें जो है 20 ग्राम ऑफ शुगर ऐड कर दिया, तो इससे क्या बना, एक सॉल्यूशन तैयार हुआ और उसके अंदर जो सोल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट है वो कितना प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं। तो याद रखेंगे, किसी भी फिक्स अमाउंट ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बनता है वो हम सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ उससे निकालते हैं या उसको हम कंसंट्रेशन से डिफाइन करते हैं। याद रखेंगे कंसंट्रेशन टर्म बच्चों 2 तरह की होती है। कौन कौन सी होती है, सबसे पहली कंसंट्रेशन टर्म होती है टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म, और दूसरी होती है इसके अंदर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म, टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म। टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म वो होगी जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती होंगी। अब कौन कौन सी टर्म है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, तो याद रखेंगे जिस भी कंसंट्रेशन टर्म के अंदर वॉल्यूम आ जाती है उसको क्या कहते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म कहा जाता है। जिसके अंदर भी वॉल्यूम आ जाएगी उसको क्या बोलेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म बोलेंगे। और जिस भी कंसंट्रेशन टर्म के अंदर मास की बात होगी, ठीक है, वहाँ पे कहीं भी वॉल्यूम का जिक्र ना हो, केवल मास की बात होती है, उसको कहते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म। अब हमारे पास बहुत तरह की जो है कंसंट्रेशन टर्म होती है, जिसमें से कुछ मेन जो हमारे सिलेबस में है और बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछ जाती है, उनके बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे होंगे और इन दी एंड हम उनके सबके क्वेश्चंस को भी सोल्व करेंगे। तो सबसे पहली जो टर्म आती है इसमें वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जो कि एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मास बाय परसेंट या परसेंटेज वेट बाय वेट, ठीक है, ये भी कैसी टर्म हो गई, इसमें मास की बात हुई है तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म बोलेंगे। वॉल्यूम बाय परसेंटेज की बात करेंगे तो जहाँ पर वॉल्यूम आ जाएगी वो क्या होगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म बोली जाएगी। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो होगी परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, इसके अंदर भी वॉल्यूम का जिक्र हुआ है तो इसको भी हम क्या कहेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म बोलेंगे। ऐसे ही फिर हम डिस्कस करेंगे पीपीएम यानी कि पार्ट्स पर मिलियन और मोलैलिटी एंड मोलैरिटी के बारे में, ठीक है। तो हम एक एक को समझते हुए चलते हैं कि असल में इन कंसंट्रेशन टर्म को कैसे हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ समझाता हूँ मैं कि कंसंट्रेशन टर्म का यूज़ क्या है। तो हमने सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके सॉल्यूशन तो तैयार कर लिया, लेकिन अगर कोई हमसे ये पूछते कि कितने अमाउंट में इसमें सोल्यूट प्रेजेंट है किसी सॉल्वेंट के अंदर, तो इसका अमाउंट पता करने के लिए जिन टर्म्स का हम यूज़ करते हैं उसे कहते हैं कंसंट्रेशन टर्म, जिसमें सबसे पहली आती है कौन सी, मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, जब किसी भी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सोलेंट को या सोल्यूट को आप किसी सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हैं तो उससे जो सॉल्यूशन तैयार होता है उसे बोलते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास ऑफ द कंपाउंड इन द सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। जिस कंपाउंड को आपने मिक्स किया है सॉल्वेंट के अंदर उसका कितना मास है और टोटल जो सॉल्यूशन आपके पास तैयार हुआ है वो सॉल्यूशन कितना बना है इनटू 100। तो इससे क्या हो जाएगी, इसकी परसेंटेज निकल जाएगी। जैसे कि मान लीजिए आपके पास में जो है 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है
और 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को आपने 90 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर ऐड कर दिया, तो 10 ग्राम ग्लूकोज को आपने किसके अंदर ऐड किया, 90 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर ऐड किया, तो इससे जो सॉल्यूशन बना उससे क्या बोलेंगे हम, 10% ग्लूकोज इन वाटर बाई मास, 10% ऑफ ग्लूकोज इन वाटर बाई मास, यानी कि हमने 10% ग्लूकोज को वाटर के अंदर मिक्स किया बाई मास, तो ये हो जाती है मास परसेंटेज। फॉर्मूला आप सभी याद कर लेंगे, सबसे ऊपर जो है सोल्यूट की परसेंटेज आएगी अपॉन कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा, इनटू में 100 आ जाएगा। नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म है वो है वॉल्यूम परसेंटेज, तो वॉल्यूम परसेंटेज के अंदर भी सेम है। हम क्या करेंगे, किसी भी कंपोनेंट की वॉल्यूम को लेंगे, ठीक है, जैसे मान लो कोई सोल्यूट है तो उसकी कितनी वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम को रखेंगे अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100 कर देंगे, तो इससे क्या निकल जाएगी, वॉल्यूम परसेंटेज निकल जाएगी। जैसे कि मान लीजिए हम 10 ml इथेनॉल को 90 ml वाटर के अंदर अगर ऐड करते हैं तो इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, 10% इथेनॉल इन वाटर बाय वॉल्यूम, यानी कि हमने दोनों लिक्विड फॉर्म में लिए हैं, इसलिए हमने यहाँ पर वॉल्यूम की बात करी है। वॉल्यूम है तो कैसी टर्म होगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म होगी, टेम्परेचर पे डिपेंड करने वाली टर्म हो जाती है। नेक्स्ट है इसके बाद मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो यहाँ पर जो सोल्यूट है, सोल्यूट आपका सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है और जो सॉल्यूशन बना है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर बना है, तो अगर मान लीजिए सोल्यूट आपके पास सॉलिड फॉर्म में है और जो सॉल्यूशन बना है वो लिक्विड फॉर्म में बना है, तो इस चीज़ को बोलते हैं परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। जैसे कि आपने क्या किया, 0.9 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड को 0.9 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड को 100 ml वाटर के अंदर अगर डाल दिया तो इससे क्या तैयार हुआ, 0.9% सैलाइन सॉल्यूशन, यानी कि सोल्ट एंड वाटर सॉल्यूशन तैयार हो गया, तो इसे बोलते हैं परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट्स पर मिलियन की। पार्ट्स पर मिलियन के अंदर भी बिल्कुल सेम फॉर्मूले आते हैं, तीनों चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी चीज़ें आती हैं समझ लेंगे। पहले सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ते हैं पीपीएम, मास बाय मास। नेक्स्ट होती है पीपीएम, मास बाय वॉल्यूम, और नंबर 3 होती है पीपीएम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये तीन टर्म इसके अंदर आती हैं। जो भी आपने मास परसेंटेज के अंदर पढ़ा फॉर्मूला बिल्कुल एज इट इज रहेगा, बस जहाँ पर आपने 100 की मल्टीप्लाई की थी वहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 to the power 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि एक पीपीएम के अंदर यानी कि एक पार्ट्स पर मिलियन के अंदर 10 to the power 6 यूनिट होती हैं। तो इस चीज़ की आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या फाइंड हो जाएगा, पार्ट्स पर मिलियन फाइंड हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल मान लीजिए आपने क्या किया, इसमें 1 लीटर सी वाटर है, ठीक है, 1 लीटर मतलब 1030 ग्राम ऑफ सी वाटर है। इसके अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो कितनी है, 6 × 10⁻³ ग्राम अगर ऑक्सीजन डिजोल्व है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। यानी किसी बहुत बड़े अमाउंट के अंदर बहुत छोटी सी जो वॉल्यूम है किसी भी कंपाउंड की प्रेजेंट है, इसे क्या बोलते हैं, पीपीएम बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं। खास करके ये जैसे एयर पोल्यूशन को निकालने में काम आती है कि एयर के अंदर किसी भी पर्टिकुलर गैस का कितना अमाउंट प्रेजेंट है वो पार्ट्स पर मिलियन में फाइंड की जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो एयर है वो बहुत बड़े अमाउंट में है और जो उसके अंदर हम डिजोल्व गैस को फाइंड करना चाहते हैं वो बहुत कम अमाउंट में होती है, बहुत माइनर अमाउंट में होती है। तो उस जगह पर पीपीएम यानी पार्ट्स पर मिलियन का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट टर्म जो आती है बेटा वो है मोल फ्रैक्शन, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मोल फ्रैक्शन को जो है हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। और डेफिनेशन क्या होती है इसकी, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिसॉल्व इन टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। यानी कि कितने मोल्स हैं कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट के, चाहे उसमें सोल्यूट हो या सोलवेंट हो, किसी भी सोल्यूट या सोलवेंट के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। जैसे सपोज करिए, मान लो मेरे पास 2 कंटेनर्स हैं, ठीक है, ये 2 कंटेनर्स हैं मेरे पास में, इसमें हमने कुछ लिक्विड भरा हुआ है और इस कंटेनर को हमने ए बोल दिया जिसको हमने सोलवेंट माना हुआ है। ऐसे मेरे पास में एक और कंटेनर है बी, इसके अंदर भी कुछ लिक्विड भरा हुआ है और इस कंटेनर को हमने सोल्यूट का नाम दिया, ठीक। और अब मैं चाहता हूँ कि मुझे जो है सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं,
तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर XB लिख दूंगा। ठीक है, मुझे सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सोल्यूट के ही नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर रखेंगे, यानी कि N इंटू बी। ठीक है, NB यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन Na प्लस NB, कि पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को मिलाकर, उससे आप क्या निकाल सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हो। ऐसे ही अगर मुझे मोल फ्रैक्शन फाइंड करने हैं सोल्वेंट के, तो सोल्वेंट के लिए क्या कर देंगे, XA इक्वल्स टू Na अपॉन Na प्लस NB कर देंगे। यानी कि जिस भी कंपोनेंट के आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड करने होंगे उसके नंबर ऑफ मोल्स को आप ऊपर रखेंगे और अपॉन में टोटल सोल्यूट प्लस सोल्वेंट दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को रख देंगे। एक चीज़ और याद रखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स में आप मोल फ्रैक्शन में अगर आप कभी भी सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन को सोल्वेंट के मोल फ्रैक्शन से ऐड करते हो, यानी कि सोल्यूट प्लस सोल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को आप मिलाते हो, तो ये हमेशा 1 आता है, यानी कि हमेशा यूनिटी आता है। यानी कि आपकी जो वैल्यू आएगी XA प्लस XB को सम करके वो हमेशा 1 आएगी। मोल फ्रैक्शन की बच्चों कोई भी यूनिट नहीं होती है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन में हमने अभी पढ़ा कि अगर आपको सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन निकालने हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NB अपॉन Na प्लस NB। तो ऊपर भी नंबर ऑफ मोल्स आ गए, नीचे भी नंबर ऑफ मोल्स आ गए, तो मोल यूनिट होती है, तो मोल से मोल कैंसिल होगा तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यानी कांस्टेंट वैल्यू रहती है। तो याद रखेंगे इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। और मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल फ्रैक्शन एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म होती है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन के बाद मोलैरिटी की। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, इसको भी आपको बहुत ध्यान से पढ़ लेना है। मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या कहती है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसोल्व है किसके अंदर, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। किसके अंदर, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं किसके, सोल्यूट के, उसे कहा जाता है मोलैरिटी। तो यहाँ पर मान लेते हैं हम कि मोलैरिटी को M लिख दिया हमने, सोल्यूट के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको हम मान लेते हैं NB, और वॉल्यूम को मान लेते हैं V, जो कि किस में प्रेजेंट है, लीटर में प्रेजेंट है, वॉल्यूम इन लीटर। तो अगर मान लीजिए मैं नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले को ओपन करता हूं, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है बच्चों गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास को सोल्यूट के मान लीजिए हम कहते हैं WB, और मोलर मास को हम मान लेते हैं MB। तो यहाँ पर अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले को रखता हूँ तो मेरे पास मोलैरिटी का एक नया फॉर्मूला आ जाएगा, जो कि क्या होगा, WB अपॉन MB इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अब सपोज करिए कि वॉल्यूम कभी लीटर में प्रेजेंट नहीं है, तो याद रखना है आपको कि 1 लीटर के अंदर कितने होते हैं, 1000 ml होते हैं, और यह 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। और 1 लीटर किसके इक्वल होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो अगर वॉल्यूम लीटर या डेसीमीटर क्यूब में आती है तो आपको फॉर्मूले को एज इट इज रखना है। ठीक है, और अगर वॉल्यूम कभी ml या सेंटीमीटर क्यूब में आती है तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, और अब जो मोलैरिटी का फॉर्मूला है वो कैसे लिखा जाएगा, मोलैरिटी इक्वल टू गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और आप यहाँ पर क्या कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1 की जगह पर क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, और नीचे क्या रहेगा, वॉल्यूम इन ml या सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। ठीक, उसके अलावा आप याद रखेंगे मोलैरिटी की जो यूनिट है वो कितनी होती है, वो होती है मोल पर लीटर, या आप लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स, या सिंपली आप कैपिटल M भी लिख सकते हैं। मोलैरिटी जो है वो एक टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म होती है, यानी कि टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और टेम्परेचर के साथ साथ बदल जाती है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम की बात हुई है। उसके अलावा एक और फॉर्मूला आपको इसमें याद कर लेना है, मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। मान लीजिए आपके पास में कोई एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है जिसकी वॉल्यूम V1 है। ठीक है, मैं कह देता हूँ कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसकी वॉल्यूम 5 ml है, और उस सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है वो कितनी है, वो 0.5 m है।
अब मैं इस वॉल्यूम जो 5 ml मेरे पास प्रेजेंट है, मैं इसको किसी दूसरे सॉल्यूशन के मतलब किसी दूसरे अमाउंट के अंदर ऐड कर देता हूँ जिसकी वॉल्यूम कितनी है 500 ml है। तो और इसकी मोलैरिटी कितनी है, वो है आपके पास में कितनी 1m। तो जब मैं इस वॉल्यूम यानी कि 5 ml सॉल्यूशन को इस 500 ml सॉल्यूशन के अंदर डालूंगा तो पहले वाले की मोलैरिटी m1 थी, दूसरे की मोलैरिटी कितनी थी m2 थी। तो इस कंडीशन में जो फॉर्मूला बनता है वो हो जाएगा कितना m1 इंटू v1 इक्वल टू m2 इंटू v2। अब इस पे सवाल कैसा आता है, वो आपको कोई भी 3 वैल्यू देगा, आपसे बोल देगा कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इफ दिस मोलैरिटी इज 0.5 एंड अनदर सॉल्यूशन इज 500 ml विच हैज मोलैरिटी 1m। तो कोई भी 3 वैल्यू आपको दे देगा और फोर्थ आपसे पूछ लेगा। तो इसे क्या बोलते हैं, मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन कहते हैं। इस फॉर्मूले को भी आप याद रखेंगे, m1 इंटू v1 इक्वल्स टू m2 इंटू v2। इन सभी फॉर्मूला का यूज होता है। इसके अलावा एक और फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ उसके अंदर। मान लीजिए कभी भी आपको डेंसिटी गिवन है किसी क्वेश्चन के अंदर, क्या गिवन है डेंसिटी, जिसको हम d से डिनोट करते हैं। तो अगर डेंसिटी गिवन है तो उस कंडीशन में मोलैरिटी का फॉर्मूला आप कैसे लिख लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा गिवन मास ऑफ सोल्यूट इनटू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो इस फॉर्मूले का भी आप यूज कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डेंसिटी दी गई है और आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकालना चाहते हो, मोलैरिटी निकालना चाहते हो, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू डेंसिटी मल्टीप्लाई 10 भी आप कर सकते हैं। तो ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। पहला फॉर्मूला सबसे सिंपल ये रहेगा, उसके बाद मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन, और तीसरा फॉर्मूला आपका ये होगा। तो इन सभी फॉर्मूलों को आप मेरे साथ साथ नोट करते हुए चलें अपनी कॉपी के अंदर, क्योंकि ये जब हम न्यूमेरिकल करेंगे उसके अंदर एक एक फॉर्मूला यूज होगा, तब आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमने क्या क्या पढ़ा था उसके अंदर। नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म है बच्चों, वो है कौन सी, मोलैरिटी। अब मोलैरिटी की डेफिनेशन भी लगभग सिमिलर है मोलैरिटी के, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस रहेगा। जैसे कि मोलैरिटी में हमने पढ़ा क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसोल्व इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पे उसकी जगह पे क्या है, यहाँ पर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसोल्व इन पर किलोग्राम ऑफ सोलवेंट, पर किलोग्राम ऑफ सोलवेंट। ये अकेली ऐसी टर्म है जहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या आता है, मास ऑफ सोलवेंट आता है किलोग्राम के अंदर। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोलवेंट पर केजी। सेम कंडीशन लेके चलते हैं, हम यहाँ पर इसको m मानते हैं और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम NB से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं हमेशा याद रखना आप, मैं नंबर ऑफ सोल्यूट को B से रिप्रेजेंट करूँगा और जो सोलवेंट होगा उसको A से रिप्रेजेंट करूँगा। तो ये भी आपको अपने माइंड में लेके चलना है। अपॉन वेट ऑफ सोलवेंट, तो सोलवेंट के वेट को मान लेते हैं कैपिटल WA, और वो किस में प्रेजेंट है, वो किलोग्राम के अंदर प्रेजेंट है, इन केजी। नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला था बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला था गिवन मास यानी कि WB अपॉन मोलर मास यानी कि MB। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, WA इन केजी यानी कि वेट ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। लेकिन अगर मान लीजिए सोलवेंट का वेट किलोग्राम में नहीं है, तो आप सब जानते होंगे कि 1 केजी के अंदर क्या होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। कितने होते हैं, 1000 ग्राम। तो बस आप क्या कर देंगे, फॉर्मूले में जहाँ पर 1 रखा हुआ है उसकी जगह पर 1000 रख देंगे, यानी कि ये आ जाएगा M, एक सेकेंड रुकेंगे, M इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सोलवेंट इन ग्राम, वेट ऑफ सोलवेंट इन ग्राम। तो ये आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला याद कर लेना है। मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है बच्चों, मोलैरिटी की यूनिट होती है आपकी मोल पर केजी, मोल पर केजी, या इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं मोल किलोग्राम इनवर्स, या सिंपली आप स्मॉल m भी लिख सकते हैं। यूनिट रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यूनिट की अपनी इंपॉर्टेंस है एग्जाम के अंदर। यूनिट नहीं रखने पर आपके लगभग हाफ मार्क्स जो है कट जाते हैं। तो इसलिए आप यूनिट जरूर रखें हर आंसर के साथ में, हर फॉर्मूले के साथ में आप यूनिट का जरूर यूज़ करें। और मोलैरिटी बच्चों क्या है, मोलैरिटी एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है, क्योंकि यहाँ पर केवल वेट की बात होती है, वॉल्यूम की बात नहीं होती। तो इसलिए कैसी टर्म हो गई, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म हो गई। तो ये थी सारी कंसंट्रेशन टर्म। इसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन से देख लेते हैं इन सभी फॉर्मूलों पर। सबसे पहला सवाल क्या है, पहले क्वेश्चन के अंदर कहा गया है व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। हमें फाइंड क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, गिवन लिखते हुए चलेंगे। तो एक सेकेंड रुकेंगे,
सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। तो मान लीजिए हमने कहा हमें क्या निकालनी है, मोलरिटी निकालनी है। किसकी निकालनी है भाई, एक सॉल्यूशन की जिसके अंदर 9.8 ग्राम H2SO4 है। कितना, 9.8 ग्राम। तो हम इसको सोल्यूट कंसिडर करते हैं और हम कहते हैं कि भाई जो H2SO4 है वो कितना है, वो 9.8 ग्राम है और वो क्या है, वो H2SO4 है। ठीक है, वो कितने सॉल्यूशन में है, वो 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर है, यानी कि जो वॉल्यूम है वो कितनी आ गई, 1 लीटर आ गई। और सोल्यूट का जो मोलर मास क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो कितना है, 98 ग्राम पर मोल गिवन है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 98 ग्राम पर मोल। याद रखेंगे बच्चों, मोलर मास की यूनिट ग्राम पर मोल होती है। अब मोलरिटी का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, मोलरिटी थी गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू, अगर यहाँ पर वॉल्यूम लीटर में है तो आपको 1000 की नीड नहीं है, आप रख देंगे 1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अब WB कितना है, WB मेरे पास में है 9.8 ग्राम। मोलर मास कितना है 98 इंटू में 1 अपॉन वॉल्यूम कितनी है 1 लीटर। तो यहाँ पर 1 से 1 खत्म हुआ, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं बहुत इजीली, 98 बाई 980 को डिवाइड करके जो भी आपका आंसर आएगा वो क्या हो जाएगी, इसकी मोलरिटी हो जाएगी। कोशिश करिए कि कैलकुलेशन आप खुद से करें ताकि आपको जो है पेपर में दिक्कत ना आए। मैं आपको तरीका समझा देता हूँ कि सारी चीज़ें कैसे आपको करनी है, कैसे रखनी है वैल्यूज़ को, आंसर आप खुद से निकालेंगे लास्ट में जाकर। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, देखो इसमें कहा गया हाउ मच वॉल्यूम, यानी कि हम इसको V1 मानकर चलेंगे। ठीक है, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 1 m HCl सॉल्यूशन, 1 m यानी कि मोलरिटी जो मेरे पास M1 है वो कितनी है, 1 m है, इज रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज 25 ml। अब हमारे पास दूसरी वॉल्यूम भी आ गई 25 ml और उसकी मोलरिटी जो है NaOH की मोलरिटी कितनी है, वो है 0.5 m। यानी कि अब देखो मैंने आपको कहा था कि हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन का यूज़ करेंगे, यानी कि M1 इंटू V1 इक्वल टू M2 इंटू V2। अब M1 मेरे पास कितना है, वो 1 है, V1 मुझे कैलकुलेट करना है, M2 की वैल्यू 0.5 है और V2 कितना है 25 ml। तो अगर मुझे यहाँ से V निकालना होगा तो मैं क्या कर दूंगा, दोनों की मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास V1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 12.5 ml, 12.5 ml। तो ये आ गई मेरे पास वॉल्यूम। तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम, जहाँ पर हमें 2 वॉल्यूम और 2 मोलरिटी बताई गई हो तो हम मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन का इसके अंदर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है आपको कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 46 ग्राम ऑफ इथेनॉल। अब ये सबसे पहले आपको सोल्यूट का मास दे दिया, यहाँ पर कितना दिया गया, WB की वैल्यू आपको दी गई है 46 ग्राम। ठीक, और इन 54 ग्राम ऑफ वाटर का वेट आपको कितना दिया गया, वो दिया गया है आपको 54 ग्राम। दोनों का मोलर मास भी गिवन है, यानी कि मोलर मास सोल्यूट यानी इथेनॉल का कितना है 46 ग्राम पर मोल है, 46 ग्राम पर मोल। और जो सोलवेंट का मोलर मास है वो कितना है 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल। अब आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड करने किसके हैं, इथेनॉल के करने हैं। अब मोल फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला था, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला था आपका XB इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू WA अपॉन MA। ठीक है, यहाँ पर ये मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हमने ओपन कर लिया। या आप इसको अगर सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से समझाऊँ तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम हमेशा एक काम करेंगे, अपनी कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए क्या करते हैं, हम हमेशा एक लाइन यहाँ पर लिख लेंगे कि NB इज लेस देन NA, और अगर NB लेस देन NA होगा देन NB इज नेग्लेक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर। हम क्या बोल देंगे इसको कि NB इज नेग्लेक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर।
ठीक है। तो हमने NB को यहाँ से नेगलेक्ट कर दिया तो बचा क्या, NB अपॉन NA। तो NB का फॉर्मूला क्या था, WB अपॉन MB यानी गिवन मास अपॉन मोलर मास, और NA क्या था, गिवन मास अपॉन मोलर मास। चारों वैल्यूज आप पुट कर लें यहाँ पर। WB 46 ग्राम है, मोलर मास भी 46 है, इनटू जो WA है वो कितना है 54 ग्राम है, और ये है कितना 18। 46 से 46 चला जाएगा, 18 से 54 जाएगा 3 टाइम्स, तो आपके पास कितना आ जाएगा, x भी आ जाएगा 1/3। तो ये आपका क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे यहाँ से। नेक्स्ट है इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसमें कहा गया है व्हाट इज द मोलैलिटी, यानी कि आपको क्या फाइंड करना है, स्मॉल m फाइंड करना है, जो किससे बनाया गया है 20 ग्राम, यानी कि 20 ग्राम NaOH को डिसोल्व किया गया है किसके अंदर, 200 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, जिसका सॉल्यूट का जो मोलर मास दिया गया है आपको, यानी MB जो दिया गया वो कितना है, वो है 40 ग्राम पर मोल। मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला था बच्चों, मोलैलिटी का फॉर्मूला था WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। तो WB आपके पास कितना है, WB 20 ग्राम है, मोलर मास कितना है सोल्यूट का 40 है, इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सोलवेंट कितना दिया गया 200 ग्राम। 2 जीरो से 2 जीरो चली जाएंगी, 2 से 5 टाइम्स ये कट जाएगा, और 2 से बार ये चला जाएगा यहाँ पर, तो कितना बचा आपके पास 5/2, यानी कि 2.5 m क्या आ गई मेरे पास में, मोलैलिटी आ गई। ठीक है, चलिए जी अगले सवाल पर आते हैं। इसमें कहा गया कि हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ यूरिया, यानी कि अब की बार हमें सोल्यूट का मास निकालना है। यूरिया का फॉर्मूला आपको दिया गया, इसने कहा कितनी यूरिया जो है यूज़ होगा अगर हमें 0.1 मोलल सॉल्यूशन को तैयार करना हो, किसके अंदर मिलाकर 500 ग्राम वाटर के अंदर मिलाकर, और यूरिया का मोलर मास आपको दिया गया है, यानी कि MB आपको दिया गया कितना 60 ग्राम पर मोल। फिर से मोलैलिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे, WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। देखो मैं फॉर्मूला बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको बार बार रिपीट करने से वो जल्दी याद हो जाए। ठीक है, तो आप भी मेरे साथ साथ इसको रिपीट करें, या जब भी आप क्वेश्चन करें आप जल्दबाजी में फॉर्मूला लिखना ना भूलें, आप फॉर्मूला जरूर लिखें ताकि आपको रिसाइट रहे और आपको ये पता लग जाए कि आपने गलत तो नहीं लिखा है। WB मुझे निकालना है, मोलैलिटी मेरे पास कितनी है 0.1 है, WB हम कैलकुलेट करेंगे, मोलर मास 60 है इंटू 1000 और अपॉन कितना 500, 2 टाइम्स ये खत्म हुआ, 30 टाइम्स ये चला गया, और WB की मल्टीप्लाई हम किस में कर देंगे 0.1 की मल्टीप्लाई हम 30 में कर देंगे, तो गिवन मास कितना आ गया आपके पास 3 ग्राम आ गया। क्या आ गया 3 ग्राम। नेक्स्ट है इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक सॉल्यूशन को तैयार किया गया 20 ग्राम NaCl को मिलाकर, यानी कि जो सोल्यूट दिया गया वो कितना है, वो है 20 ग्राम, और उसको 80 ग्राम वाटर में ऐड किया गया है, यानी कि वाटर कितना है 80 ग्राम है। मास परसेंटेज पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है मास परसेंटेज। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। मास परसेंटेज का क्या फॉर्मूला था, जब दोनों चीज़ें वेट में यानी कि W दिए गए हों तो क्या होगा परसेंटेज वेट बाई वेट मुझे निकालना है। तो सोल्यूट का मुझे निकालना है तो 20 ऊपर रखेंगे, अपॉन क्या करेंगे टोटल रखेंगे, और इनटू में क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो 20/100 इंटू 100 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 20% आ गया जी मेरे पास में। क्या आ गया 20%, ये मेरा आंसर आ गया। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। आई थिंक आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर कोई भी डाउट आपको आता है उस चीज़ को आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको जो है खुद से प्रैक्टिस करने के लिए इसमें कुछ क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ। एक वर्कशीट है ये PDF जो है आपको, जो इस लेक्चर की जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगी। वहाँ से आप इसको PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी इंस्टाग्राम पे किसी टेलीग्राम पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से PDF आपको मिल जाएगी और इस वर्कशीट को आप सोल्व करिए। कंप्लीट वीडियो देखने के बाद जब आप इसको सोल्व करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो आप बहुत ईजीली सोल्व ना कर पाएँ। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है,
5 क्वेश्चन है, अगर आप वाकई में ही अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं तो ये 5 के 5 क्वेश्चन आप जरूर से सोल्व करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट की बहुत अच्छी क्लैरिटी हो जाए। हम ऐसे ही कुछ क्वेश्चन खुद सोल्व करेंगे और कुछ आपको मैं वर्कशीट के लिए दिया करूंगा, और फिर जब चैप्टर खत्म हो जाएगा हम उसके बाद टॉप जो क्वेश्चन हुआ करेंगे इसमें 30, 40, 50 जितने भी क्वेश्चन किसी चैप्टर से जो बहुत इंपॉर्टेंट बहुत खास क्वेश्चन होंगे उनकी अलग से एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से आपकी जो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस है, कॉन्सेप्ट की जो प्रैक्टिस है वो बहुत बेहतर हो जाएगी, इससे आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अब मिलते हैं आपको कल के लेक्चर में, जब हम क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे सोल्यूबिलिटी और हेनरी लॉ के बारे में। तो अगर वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि एक मोटिवेशन बना रहे, शेयर भी कर दें इसको ताकि और बच्चों तक भी ये पहुँच पाए। और कोई भी अगर आपको डाउट आते तो आप आराम से उसको कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा कि आपको उसका जवाब टाइमली दिया जाए। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।